हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अपने फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे। आज फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले विल स्टार्ट विद ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो अगर तुम्हें याद होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाते समय हमने ये टर्म किया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। वहां पे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किया था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आपका सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, ऑल दीज वर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब इन सारे खर्चों से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ एक साल तक मिलेगा या सिर्फ उस समय तक मिलता है जिस समय तक आप उसका पेमेंट करते हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट इससे जो बेनिफिट है वो कभी कभार एक साल से ज्यादा तक भी चला जाता है। डेफिनेशन क्या है? दीज आर सच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विच आर डन इन वन अकाउंटिंग ईयर। खर्चा एक ही साल हुआ है, बट इससे मिलने वाला बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक हो सकता है। तो इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, और पूरे 11-12 में आपको बस यही एग्जाम्पल करना है, एडवर्टीजमेंट। सो जनरली बहुत बार क्या होता है, हम ऐड देते तो उसका बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर ही एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर हमें अगले साल फिर ऐड देना पड़ता है। बट कभी कभी कुछ ऐड इतने ज्यादा हिट हो जाते हैं अमॉन्ग कंज्यूमर्स कि सालों दर साल लोगों को वो ऐड उनके जहन में रहता है। तो उस ऐड से जो बेनिफिट है वो अक्रॉस 1 ईयर्स जा रहा है, यानी एक साल से ज्यादा। उस केस में वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब कहा जा रहा है कि क्योंकि बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिल रहा है, तो फिर एडवर्टीजमेंट का जो आपका एक्सपेंस है उसको एक साल में राइट ऑफ मत करो, उसको एक साल में बुक्स में क्लोज मत करो, उसको साल दर साल क्लोज करते चले जाना। Such revenue expenditures will not be completely written off from the books of current year. हम जानते हैं अकाउंट्स में राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। ठीक है, हम जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो हम जानते हैं जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं हम उसको या तो ट्रेडिंग में या P&L में क्लोज कर देते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में वो नॉमिनल अकाउंट अपीयर नहीं करते। बट इस केस में क्या है, क्योंकि हमें बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया कि ट्रायल बैलेंस में मेरे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 10,000 और कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तब तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक साल में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फो नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस या तो हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिख के राइट ऑफ करते हैं या P&L के डेबिट में, क्योंकि ये प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कहाँ राइट ऑफ होगा? P&L के डेबिट में। राइट ऑफ करने के लिए अगर मेरे को बोलता आप क्लोजिंग जर्नल एंट्री बताइए, तो क्लोजिंग जर्नल एंट्री क्या हो जाती? P&L डेबिट टू एडवर्टीजमेंट 10,000 10,000। क्योंकि एडवर्टीजमेंट डेबिट है तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और डेबिट में अब मेरे पास दो ऑप्शन, या तो ट्रेडिंग या P&L, ये क्लोज होने कहा जाएगा P&L। तो तुम खुद देख लो, एडवर्टीजमेंट 10,000 से डेबिट है और यहां पे हमने एडवर्टीजमेंट को क्लोज करने के लिए 10,000 से क्रेडिट कर दिया, तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट का बैलेंस जीरो। बैलेंस जीरो तो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं अब। बट सेकेंड एग्जांपल देखो, बोलता है एडवर्टीजमेंट 30,000 है और एडजस्टमेंट में बोल रहा है राइट ऑफ ओनली 1/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट 30,000 है और वो बोल रहा है सिर्फ 1/3 एडवर्टीजमेंट को ही क्लोज करो, तो 30,000 का 1/3 10,000। तो P&L के डेबिट में मैंने सिर्फ कितना एडवर्टीजमेंट लिखा है? 10,000, क्योंकि क्लोज बस कितना हो रहा है? 10,000। इसकी अगर मैं क्लोजिंग जर्नल एंट्री बोलूं तो क्लोजिंग जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट टू एडवर्टीजमेंट 10,000 10,000।
इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास की है, P&L टू एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट हमारा डेबिट है 30 से, डेबिट है 30 से, और मैंने क्लोजिंग जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट किया है सिर्फ 10 से। इसका मतलब ये अभी भी कंप्लीटली राइट ऑफ तो नहीं हुआ है। कंप्लीटली राइट ऑफ होने के लिए 30,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, तो अभी भी इसका डेबिट बैलेंस है 20,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, और अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होता है इसका मतलब डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस कितना है 20,000 राइट ऑफ करने के बाद। हमें पता है अब किसी भी चीज का बैलेंस होता है तो वो कहां लिखाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट में किधर लिखाएगा, एसेट साइड। और कितना 20,000, क्योंकि इसका बैलेंस कितना बच रहा है 20,000। बट अब अच्छे से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये एसेट साइड दिख तो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। किसी भी चीज का बैलेंस होगा तो वो बैलेंस शीट में दो ही साइड हो सकता है, या तो एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका है डेबिट बैलेंस तो ये एसेट साइड दिखेगा। बट ये कोई आपका एसेट नहीं है, ये कोई फिक्स एसेट नहीं है, ये कोई टैंजिबल एसेट नहीं है, कोई इनटैंजिबल नहीं है, कोई करंट एसेट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बस एक लॉस है, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक एक्सपेंस है, ये एक लॉस है जो अभी तक बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया गया है। तो आप इसको अपना कोई एसेट मत मान लीजिए, ठीक है। ये आपका एक लॉस है जो अभी तक आपने बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया है। हाँ, क्यों ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्योंकि इसका अभी तक बुक्स में क्या है, बैलेंस। सो प्लीज डोंट कंसिडर इट एज योर एसेट, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बस एक तरह का लॉस है जो अभी तक कंप्लीटली बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया गया है। 20,000 बच रहा है। अब अगले साल हम कितना राइट ऑफ कर देंगे, 10,000। तो बैलेंस शीट में अगले साल के बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट कितना दिखेगा, 10,000। फिर थर्ड ईयर हम कितना राइट ऑफ कर देंगे, 10,000। और फिर थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट दिखेगा नहीं, बिकॉज पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट हमने 3 सालों में राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जामिनर दे देता कि एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट हमें 5 सालों तक मिलेगा, तो फिर इसका मतलब हम करंट ईयर में कितना राइट ऑफ करते, 1/5, ठीक है। जितना साल तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है उस हिसाब से आप उसको क्लोज करिए। एग्जामिनर दे देता कि हमें एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट 10 सालों तक मिलेगा, तो इसका मतलब करंट ईयर में हम लोग कितना राइट ऑफ करते, 1/10। यहाँ पे बोल रहा है 1/3 राइट ऑफ करना है, तो मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि हमें लग रहा है बेनिफिट कितने सालों तक मिलेगा, 3 सालों तक। सो आई गेस तुम्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जितना राइट ऑफ किए, जितना क्लोज किए वो तो आप ट्रेडिंग P&L में लिख दिए, जितना अमाउंट क्लोज नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा एसेट साइड, बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस है। कोई भी चीज का डेबिट बैलेंस होता है तो वो एसेट साइड लिखाता है। बट मैं फिर वार्न कर रहा हूं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली अलग से लिखा भी है वहां पे कि ये कोई एसेट नहीं है, ये एक लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। और तुम चाहो तो इसको फिक्टिशियस एसेट भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाते समय शायद मैंने फिक्टिशियस एसेट तुम्हें बोला था, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते समय समझाऊंगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर एसेट्स, या तुम उसको बोलो फिक्टिशियस एसेट्स आर लॉस विच आर नॉट येट रिटन ऑफ इन द बुक्स। फिक्टिशियस एसेट उस तरह के लॉसेस को बोला जाता है जो अभी तक बुक्स में कंप्लीटली राइट ऑफ यानी क्लोज किए गए नहीं है। तो वो आपका कोई फिक्स एसेट, करेंट एसेट नहीं है, वो कोई फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक वो नहीं है, वो एक लॉस है जो अभी तक बुक्स में क्लोज किया गया नहीं है। वो तब तक अपीयर करेगा जब तक वो क्लोज नहीं किया जाए। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो दिस इज हाउ वी ट्रीट फिक्टिशियस एसेट्स। लिखो फिर क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर दे रहा हूं, बाकी पूरा क्वेश्चन तुम अपने से करना, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर दे रहा हूं। एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो वी नो दैट क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000, और वही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर करेगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ये मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा हूं। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन 5%, लूज टूल्स 15%, फर्नीचर 5%। तो डेप्रीसिएशन इज एन आइटम ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो प्लांट और मशीन पे 5%, प्लांट मशीन है 40,000 का, 40,000 का 5% 2,000। सो टू डेप्रीसिएशन हमें लगाना है प्लांट मशीन पे, प्लांट मशीन 40,000, 40,000 का 5% 2,000। लूज टूल्स 3,000, 3,000 का 15%, 3,000 का 15% 450। लूज टूल्स 450। फर्नीचर और फिक्सचर 1200, 1200 का 5% 60, 1200 का 5% 60। तो टोटल हो गया 2510, टोटल हो गया 2510। प्लांट मशीन 40,000 लेस डेप्रीसिएशन 2,000 38,000। लूज टूल्स 3,000 लेस डेप्रीसिएशन 450 2550। And then we have furniture and fixture. Furniture and fixture 1200 less depreciation 60 1140. Provide 2.5% for discount on debtor and 5% for bad and doubtful debts. So अगर हमें सीक्वेंस याद है कैलकुलेशन का, तो सबसे पहले वी शुड सी फर्दर बैड डेट, देन प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड देन डिस्काउंट फॉर डेटर। अगर आप ये सीक्वेंस गड़बड़ाओगे और आप क्वेश्चन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करोगे तो आप हमेशा गलत करोगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा फर्दर बैड डेट, इज देयर एनी बैड डेट इन एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट में एक भी बैड डेट गिवन नहीं है। वर्किंग लिखो, वर्किंग नंबर 1। सो फर्दर बैड डेट इज 0। न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनता है, कितना परसेंट बनाने बोला है? 5%। वो 5% बनता है डेटर माइनस फर्दर बैड डेट का। डेटर हमारा कितना है? 45,000। So 45,000 minus 0, 45,000, 45,000 का 5% 2250, 45,000 का 10% 4500, 4500 का आधा 2250 था। फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट पे प्रोविजन कितना बनाने बोला है? 2.5%। वो 2.5% बनेगा किस चीज पे? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। 2.5%, 45,000 माइनस 0 माइनस 2250। ठीक है, सो दैट विल बी 43 42750, 42750 का 2.5%, 42750 का 2.5%, 1% होगा 427.5, 427.5 इंटू 2 855, 855 प्लस 427, 428 214
214 पॉइंट्स में आएगा, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है 1069। तुम करके देख लो, कुछ 1068 समथिंग या 1069 समथिंग आएगा, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है 1069। अकाउंट्स में हम लोग नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 1069 नहीं आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। ओल्ड बैड डेब्ट्स है 1200, ओल्ड बैड डेब्ट्स इज 1200। फर्दर बैड डेब्ट तो था नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी एक बार फर्दर बैड डेब्ट 0। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना आ रहा है 2250, तो तीनों जोड़ के हो गया 3450, तीनों जोड़ के हो गया 3450। ओल्ड प्रोविजन नहीं है मेरे ख्याल से, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं है, बिकॉज प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो इधर ओल्ड प्रोविजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट का हमने कितने का बनाया है, डिस्काउंट का, अच्छा वो डिस्काउंट का तो वो 1069। न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1069। डेटर में से हमारा क्या क्या लेस हो जाता था, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। फर्दर बैड डेट तो है नहीं, डेटर 45,000, 42750 less new provision for discount 1069, so 41681, ठीक। अच्छा तुम ऐसे मत बनाना, मैं तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, पता चला कि तुम भी बस यही किए जा रहे हो। तुम तो भैया नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे बनाना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न करते चलना। पता चला तुम भी ऐसे कर रहे हो, फिर मैं तो बोल रहा हूँ मेरी तरफ से तो हो गया, फिर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी मत करना। इतनी तो अब तुम में समझ आ गई होगी कि मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स तो P&L अकाउंट के, मैंने तो ट्रेडिंग भी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने तो अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला भी नहीं है, वो मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया कि भैया अब तुम करने लायक हो गए हो, तुम खुद से करो। जब तक 20-25 क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे ना, एग्जाम हॉल में कोई गारंटी नहीं है तुमसे क्वेश्चन बनेगा। Only 3 quarter rent have been paid, the last quarter's rent being outstanding। जितना रेंट हम पे किए मेरे को ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, रेंट है 2700, वर्किंग नंबर 2। क्वेश्चन में बोलते हैं हमने 3 क्वार्टर का रेंट भरा है, एक क्वार्टर होता है 3 महीना, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, so 3 quarter is equal to 9 months। हमने 2700 पे किया है फॉर 9 months, इसका मतलब एक मंथ का होगा 300 रुपया। अगर 3 क्वार्टर का है 2700, 3 क्वार्टर इज इक्वल टू 9 months, 1 क्वार्टर इज 3 months। सो अच्छा, ये मैं बहुत बार थक जाता हूँ बच्चों को बोलते बोलते कि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बच्चे उसको मिक्स कर देते हैं। वो करते हैं कि 1 क्वार्टर इज 4 months, इन अ ईयर देयर आर 3 क्वार्टर्स। तुम यार 11-12 में बैठे हो, तुमको अब ये सब भी सिखाना पड़े तो बहुत बुरी स्थिति है। सो 1 क्वार्टर इज 3 months, तो अगर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है तो साल में कितने 3 महीने आएंगे, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तब जाके 12 महीना बनेगा। इसका मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ना कि 3 क्वार्टर। सो क्वेश्चन में बोल रहा है हमने 3 क्वार्टर का भाड़ा भरा है, 3 क्वार्टर बोले तो 9 महीना 2700 रुपया, 9 महीने, एक महीने का 300, एक क्वार्टर का बकाया है, 1 क्वार्टर आउटस्टैंडिंग। एक क्वार्टर बोले तो 3 महीना, तो अगर एक महीने का 300 तो 3 महीने का 900 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेट, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 लिख लेना तुम,
सो रेंट पेड इज 2700, आउटस्टैंडिंग रेंट हम कितना लाए 900, तो रेंट का खर्चा कितना 3600, क्योंकि अगर एक महीने का 300 तो 12 महीने का 3600, 3600, आउटस्टैंडिंग रेंट 900। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम 600, इंटरेस्ट रिसीव कितना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट बैलेंस शो करता ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज इट्स इनकम, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड है नहीं, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 0, एक्रूड इंटरेस्ट इज 600, तो मेरी इनकम कितनी 600, एक्रूड इनकम एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लोग लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 600। राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 3500, हमें लग रहा है इस एडवर्टीजमेंट से 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए वो बोल रहा है सिर्फ 1/4 को ही क्लोज करो, तो 3500 का 1/4 कितना होगा, 3500 का 1/4 800 और 75 875, सिर्फ 875 ही राइट ऑफ होगा, और बाकी बचा कितना 2625, बाकी बचा 2625 हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो राइट ऑफ नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट यानी एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, किसी भी चीज का डेबिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट में किधर लिखाता है, एसेट साइड, बट आई एम अगेन टेलिंग दिस इज नॉट अ एसेट, दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ किया गया नहीं है। तो मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, अब बाकी तुम अपने से बना लेना, कुछ ऐसा आइटम जो तुमको दिक्कत दे, गुडविल, गुडविल एसेट होता है, इंटैंजिबल एसेट, लूज टूल एसेट होता है, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कोल गैस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, रिपेयर P&L में जाएगा बिकॉज दैट्स एन एक्सपेंस, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंस नहीं है, प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L में जाएगा बिकॉज दैट्स एन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस P&L, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड, ठीक है, बाकी फिर अब तुम अपने से कर लेना, करो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, एक है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स, तो अगर मैं इसकी जर्नल सोचूं तो फ्री सैंपल टू परचेज, ड्राइंग्स वाली सोचूं तो ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज इज एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका मतलब ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट है। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लगाना है P&L, इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंस इज एन इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी P&L। तो इसमें से दो एडजस्टमेंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाला। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 15,000, ओपनिंग स्टॉक इज 15,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज है 87,200, परचेज इज 87,200। अब इसमें लेस करें अगर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है 1000, सो रिटर्न आउटवर्ड 1000, 87,200 में 1000 अगर घटा दे तो इट विल बी 86,200,
और अभी भी मैं आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा बिकॉज अभी भी कुछ एडजस्टमेंट परचेज से जुड़े हुए हैं. Goods worth 2000 were distributed as free samples and goods worth 1500 were used by proprietor for personal use drawings. These goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each. तो फर्स्ट वर्किंग लिखो. अगर मैं इसका जर्नल सोचूं तो इसका जर्नल होगा फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट. पर सैंपल के तौर पे अपने 2000 का गुड्स बांटा है, CGST और SGST लगा है 9%. तो 2000 का 9% 180 फ्री सैंपल डेबिट होगा 2360 से. क्या लॉजिक है? आपका गुड्स एक तो कम हो गया 2000 से और सरकार भी आपको इनपुट GST का क्लेम अब नहीं देगी, क्योंकि सरकार आपको इनपुट GST का क्लेम तभी देती जब आप गवर्नमेंट को आउटपुट GST कलेक्ट करके लाके देते. वो कलेक्शन तो तब होता जब गुड्स बेचते, बट क्योंकि आउटपुट GST कलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने गुड्स तो बेचा ही नहीं, हमने तो गुड्स सैंपल के तौर पे फ्री में बांट दिया, तो आउटपुट GST का कलेक्शन जीरो. तो सरकार को नुकसान हो रहा है 360 रुपए का. तो सरकार अब आपको वो 360 देने वाली नहीं है, यानी अब आप इनपुट GST क्लेम नहीं कर सकते. तो अब आप अपने बुक्स में जो इनपुट GST को एसेट मान के चल रहे थे उसको क्लोज कर दीजिए. तो अल्टीमेटली बिजनेस को नुकसान कितने का हुआ? 2000 का तो माल गया और 360 टैक्स का नुकसान हुआ 2360. फाइनल अकाउंट्स में ये 4 बार आएगा. देखते हैं कहां कहां. और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज. हमने 1500 का गुड्स बांट दिया और उस पे भी GST लगा हुआ था, तो अब सरकार उसका भी क्लेम नहीं देगी हमें. 135 तो टोटल 1770 का नुकसान हुआ. 1500 तो गुड्स का नुकसान हुआ, 270 टैक्स का क्लेम गवर्नमेंट नहीं देगी, तो टोटल 135 270 का और फर्दर नुकसान, टोटल 1770 का नुकसान. सरकार GST का क्लेम नहीं देगी और 1500 तो गुड्स का गया, तो टोटल हमें नुकसान हो रहा है 1770 का, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ओनर. तो ड्रॉइंग्स होगा 1770 का. फाइनल अकाउंट्स में 4 बार. तो मेरा परचेज 2000 से कम हुआ है और 1500 से कम हुआ है. तो सबसे पहले तो परचेज में से घटाते हैं. So goods given as free samples 2000, 84,200. Goods withdrawn by owner 1500, तो ये हो जाएगा 82,700. ठीक है. तो गुड्स तो कितने का फ्री सैंपल बटा 2000 और 1500 का गुड ओनर ले गया, तो टोटल परचेज से कितना एडजस्ट होगा 3500. रेस्ट ड्रॉइंग्स को तो हम लोग कैपिटल से घटा देंगे. फ्री सैंपल इज अ लॉस, वो P&L में अपीयर कर जाएगा. और अब रेस्ट मेरा क्या एडजस्ट होगा? इनपुट CGST और इनपुट SGST. इनपुट डेबिट होता है क्योंकि एसेट होता है, और यहां पे हमने जर्नल में उसको क्रेडिट किया है. ये अपना वर्किंग नंबर 1 हो गया. वर्किंग नंबर 2 इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होता है. ट्रायल बैलेंस में देखो इनपुट CGST और इनपुट SGST कितना है, 6000 और 6000, 6000 डेबिट, 6000 डेबिट. ठीक है. इनपुट यानी एसेट. जर्नल में हमने उसको 2 बार क्रेडिट किया है. कोई चीज डेबिट होती है अगर उसको क्रेडिट किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? लेस. 180 क्रेडिट है, 135 क्रेडिट है.
अकाउंट्स में कोई चीज डेबिट है, आप उसको क्रेडिट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, लेस। तो 180 135 घटा दे तो कितना घटा, 315, 5685, 5685। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी को तो हम लोग एंड में लिखेंगे बैलेंस शीट बनाते समय। तो 8 बार होना था, 2 बार तो यहां हो गया, 3 4 5 6 बार हो गया। अब बचा क्या क्या, सिर्फ फ्री सैंपल और ड्राइंग्स। तो वो फ्री सैंपल तो P&L बनाते समय आ जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल से घटा देंगे। ठीक है, और इनपुट जीएसटी को बैलेंस शीट बनाते समय लिख देंगे। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब क्या क्या बच गया, सेल्स है 1,24,000, सेल्स इज 1,24,000। सेल्स रिटर्न इनवर्ड इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेल्स रिटर्न, 6,000, 1,18,000। कैपिटल LIC ये सब कुछ नहीं आएगा। डेटर, फर्नीचर, कार, फ्रेट में मेंशन नहीं है वेदर इट इज फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी टेक दैट एज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट 2,000। कैरेज इन मीन्स कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस 800। कैरेज आउट, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस सब P&L, क्रेडिटर से ये सब तो यहाँ नहीं आएगा। रिबेट इज डिस्काउंट, P&L। रेंट नहीं आएगा, ऑफिस लाइटिंग नहीं आएगा, मोटर कार एक्सपेंस नहीं आएगा, बैंक बैलेंस, और अब मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें अगर किसी में डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है 32,000। रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक का हमें रूल पता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट बुक कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो लेस कितना है, 25,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 25,000। एंड प्लीज ये रूल सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के लिए लागू है। मैंने देखा है लोग हर चीज में ये रूल चला दे रहे हैं, गुड्स जो कम दिख रहा है वो लिख रहे हैं। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, जो CPSP में कम दिख रहा है वो लिख रहे हैं। भैया उन सब में ना तो CP ही लिखाएगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप फ्री सैंपल बांटे, गोडाउन से माल गया है तो कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में फ्री सैंपल या क्या बोलते कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। अब इसको बैलेंस कर दो, यही ज्यादा है, 143, 143। $15,097, 99, 42,500, 42,500। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 42,500। P&L पे आते, तो पहले एडजस्टमेंट्स को खत्म कर लेते। फ्री सैंपल्स इज अ लॉस, P&L में रिकॉर्ड होगा। ड्राइंग्स को तो कैपिटल से एडजस्ट कराना है और इनपुट जीएसटी को तो पीएट उसमें बैलेंस शीट में लिखना है। तो ये अपना फ्री सैंपल्स का तो पूरा ट्रीटमेंट हो गया फाइनल अकाउंट्स में। मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है 15% से। मोटर कार कितने का है, 40,000।
40,000 का 15%, 6,000। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लगा 6,000 और बैलेंस शीट में 40,000 में 6,000 अपने डेप्रिशिएट करवा दिए वैल्यू। तो मोटर कार बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 34,000। इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंस इज एन इंश्योरेंस प्रीमियम 2,400 पेड फॉर ईयर एंडिंग 30th जून 2018। ट्रेड एक्सपेंस में एक इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,400 का, जिसका ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018 को। इसका मतलब वो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने लिया कब होगा? 30 जून 2017 को, नहीं तो तुम उसको 1 जुलाई 2017 भी बोल सकते हो। अगर वो 30 जून 2018 को एंड हो रहा है, इसका मतलब आपने 30 जून 2017 को वो इंश्योरेंस प्रीमियम लिया होगा, या 1 जुलाई 2017, 2,400 का। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब एंड हो जा रहा है? 31 मार्च 2018 को ही। योर अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो मेरे अकाउंटिंग ईयर में कौन कौन से महीने आए? बस जुलाई, हम जून नहीं गिनेंगे क्योंकि 30 जून है, जून बीत गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सिर्फ 9 मंथ्स। मेरे अकाउंटिंग ईयर में बस कितने मंथ्स आ रहे हैं? 9। और जो अप्रैल है, मई है, जून है, वो अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। तो अगर हम करेंट अकाउंटिंग ईयर में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पेमेंट कर दें तो दैट इज प्रीपेड, एंड प्रीपेड इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। 3 महीने का हमने एडवांस में दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीपेड कितना होगा? अगर साल भर का 2,400 है तो 3 महीने का कितना होगा? 2,400 इंटू 3/12, सो दैट विल बी 600। प्रीपेड आएगा 600। 2,400 में 600 इंश्योरेंस इज प्रीपेड, और वो ट्रेड एक्सपेंस में इंक्लूडेड है। ट्रेड एक्सपेंस है 15,400। ट्रेड एक्सपेंस इज 15,400। उसमें से हम प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लाए? 600। तो ये हो जाएगा 14,800। और वही प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 600। अब जो जो चीज बच गई वो लिखने हैं। कैपिटल तो बाद में, एलआईसी ड्रॉइंग्स, वो भी कैपिटल से माइनस होगा। और क्या बच गया? प्लांट एंड मशीन 5,000। स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया। डेटर्स 29,000। फर्नीचर 9,100। मोटर कार हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड 300। ट्रेड एक्सपेंस हो गया। क्रेडिटर 9,000। सेल्स हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। रिबेट इज डिस्काउंट। अब वो रिबेट अलाउड भी हो सकता है, रिबेट रिसीव भी हो सकता है, यानी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। रिबेट डेबिट, इसका मतलब एक्सपेंस, रिबेट अलाउड। रिबेट क्रेडिट यानी इनकम, रिबेट रिसीव्ड। सो रिबेट रिसीव तो इधर आ गया। रिबेट रिसीव्ड इज 1,200 और रिबेट अलाउड इज 800। ठीक है। रेंट फॉर प्रेमाइसेस सबलेट, यानी हमने प्रेमाइस को भाड़े पे ले रखा है, उसका रेंट 1,000। रेंट फॉर प्रेमाइसेस
सबलेट 1000, ऑफिस लाइटिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, तो वो ट्रेडिंग में चला जाता, ऑफिस लाइटिंग 400, मोटर कार एक्सपेंस 6300, बैंक बैलेंस 15200, लोन फ्रॉम सुरेश है यानी लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम सुरेश 10,000, इंटरेस्ट ऑन सुरेश लोन 900, तो ऑब्वियसली आपने सुरेश से अगर लोन लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन अब यहाँ पे इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है ना बहुत लोगों से, मैक्सिमम लोगों से, बिकॉज वो देखते हैं अच्छा इंटरेस्ट ऑन सुरेश लोन 900, आंख बंद करके 900 लिख के आ जाते हैं, इसके आगे वो दिमाग नहीं लगाते। क्यों भैया, 10,000 का लोन लिए हैं, 12% ब्याज है, कहीं मेंशन नहीं है कब लिए, तो इसका मतलब 12 महीने का ब्याज लगेगा, तो एक बार निकालो तो कि ब्याज बन कितना रहा है। ट्रायल बैलेंस में वो जो 900 लिखा हुआ है वो तो इंटरेस्ट पेड है, तो क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं? ऑल दीज आर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, ये अपने में एडजस्टमेंट है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं चला एग्जाम हॉल में तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप गलत करोगे। वर्किंग नोट नंबर, जो भी नोट नंबर होगा, मेरे ख्याल से चौथा है कि पांचवा होगा, देख लेना जो भी नोट नंबर होगा। इंटरेस्ट ऑन सुरेश लोन 10,000 तो प्रिंसिपल है, 12% ब्याज है, लोन कब लिए नहीं दिया हुआ है, तो मानेंगे पूरा 12 महीने का ब्याज लगेगा, तो 1200 इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। अब जिसमें से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सिर्फ 900, इसका मतलब इंटरेस्ट पेड इज 900, तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 300। लोग कभी भी नहीं करने खोजते ये सब, वो बस देखते हैं जो लिखा हुआ है बस उतना ही है। भैया अकाउंट्स इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे भैया 10,000 का लोन लिए हैं 12% ब्याज में, तो पहले ये तो सोचो ब्याज बन कितना रहा है। ट्रायल बैलेंस में क्या जो इंटरेस्ट गिवन होता है दैट इज द ओनली इंटरेस्ट, क्या कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता? तो 1200 इंटरेस्ट बन रहा है जिसमें से पेड 900 है, तो आउटस्टैंडिंग कितना, 300। मैं ये वर्किंग हटा दे रहा हूं अब। सो इंटरेस्ट पेड ऑन सुरेश लोन इज 900, 300 रुपया आउटस्टैंडिंग, तो इंटरेस्ट कितना, 1200, और यही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम लोग कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। बाकी फिर जीएसटी है तो वो तो एंड में करेंगे। एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, हमने सब कुछ कर लिया ना, बस कैपिटल बच गया, LIC बच गया। कैपिटल भी अब लिख ही लेते हैं, कैपिटल इज 82,000 लेस LIC 2,800, ये हो जाएगा 79,200। फिर एक वो ड्राइंग्स था गुड्स का 1770, 1500 तो गुड्स और 270 रुपया टैक्स। 0 10 में से 7 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 77430। ये सब कुछ हो ही गया। सो 42, 43, क्रेडिट का टोटल है 43,700, क्रेडिट टोटल इज 43,700। डेबिट 2 6 8 8 8 और 22 23 23 और 7 30, 30,000 तो ऐसे हो गया, प्लस 360 1160 1460 2260 2660 2960 3160 3160। मेरे हिसाब से इतना आ रहा है, तुम अपने भी कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना। कैलकुलेशन एरर अगर होगा मेरे साइड से तो उसको ठीक कर लेना।
43,700 क्रेडिट ज्यादा है। नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर विल बी 10,540 10,540 10,540 87970 87970 और तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ जीएसटी बच गया। सो आउटपुट है 10,000 और इनपुट है 5,000 5685 एडजस्टमेंट हुआ था। आउटपुट ज्यादा है ना, तो आउटपुट सीजीएसटी इज 10,000। आउटपुट में हम लोग इनपुट घटा देंगे। इनपुट सीजीएसटी 5685 ही था मेरे ख्याल से, 135 और 180 315, हाँ इतना ही था। तो ये होगा 4315। आउटपुट सीजीएसटी 10,000 लेस इनपुट एसजीएसटी 5685 4315। ठीक है, बाकी फिर तुम दोनों साइड देख लेना, कुछ मिस तो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलती से मिस हो गया हो तो बता देना, यानी तुम अपने से रेक्टिफाई कर लेना, मेरे को भी बता देना क्या मेरे से मिस हो गया। ठीक है, तो आई गेस 2 से 3 वीडियो और लगेंगे, फाइनल अकाउंट्स हमारा खत्म हो जाएगा। चलो इतना अच्छे से करो, इतने में कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हैव अ नाइस डे।